काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 12। केल को लगा कि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं और वह धीरे से उठ खड़ा हुआ। वह विटिरा को टूनका को उड़ाते हुए देखने के बाद उसका उत्साहवर्धन कर रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपनी ढाल निकाल ली क्योंकि वह नहीं चाहता था कि शूरवीरों को चोट पहुंचे। इस वजह से ढाल का अंदरूनी हिस्सा शूरवीरों की बजाय केल की ओर बना। शुक्र है कि शूरवीरों को चोट नहीं लगी, लेकिन उसने अनजाने में टूनका को बचा लिया था। केल जब खड़ा हुआ तो वह शांत लग रहा था, लेकिन बहुत देर तक बैठे रहने के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे। केल ने खड़े होते ही भौहें सिकोड़ ली। वह लड़खड़ा गया क्योंकि उसका बायां पैर सुन्न हो गया था। युवा मास्टर केल। अमीरू चौंक कर दौड़ी। पासेटन भी चौंक गया था। उसने केल की बाह पकड़ ली। हालांकि केल ने पासेटन को धक्का देकर दूर कर दिया और सीधा खड़ा हो गया। अमीरू के चेहरे पर एक बेचैनी थी और वह दौड़कर केल के पास गई। युवा मास्टर केल, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं था कि केल ऐसा करना चाहता था, लेकिन अगर जांच दल घायल हो जाता तो यह मामला और भी जटिल हो जाता। केल की बदौलत ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन अगर टूनका ने इलाके के शूरवीरों को चोट पहुंचाई होती तो मामला और भी बड़ा हो जाता। केल ऐसा नहीं होने दे सकता था क्योंकि टूनका को सही समय पर विपर किंगडम लौटना था, अन्यथा मैं हार जाऊंगा। अमीरू ने चिंता और निराशा के साथ केल का निरीक्षण किया। और तुम इस तरह पूरी तरह से भीग क्यों गए हो? क्या तुम ठीक हो? तुम अभी ठीक हो? अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो तुम क्या करोगे? युवा मास्टर केल, तुम सच में? अमीरू के शब्दों ने पासेटन और वितिरा को चौंका दिया। यह वितिरा के लिए विशेष रूप से सच था, जिसने अपने होठों को दबाया और कैल को भी देखा। उसे याद आया कि कैसे उसकी पूंछ ने पहले कैल को भिगो दिया था और उसके चेहरे पर भाव के बारे में सोचा जब उसने पहले झुकते हुए ऊपर देखा था। तभी केल ने उन तीनों से बात करना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। क्या ये ठीक नहीं है क्योंकि किसी को चोट नहीं आई? उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, मानो वह निराश हो। वह निश्चित रूप से निराश था। उसके भीगे हुए कपड़े उसे आरामदायक नहीं लग रहे थे और वह इन उपद्रवियों से दूर जाकर अब थोड़ा आराम करना चाहता था। पासेटन ने अपना सिर नीचे कर लिया जबकि वितिरा ने चारों ओर देखा। वह उस तटरेखा को देख सकती थी जिसे उसने कुछ ही पल पहले नष्ट कर दिया था और एक बार फिर अपने होठों को काट लिया। अमीरू ने बोलना शुरू करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। उद्धरण चिन्ह ... युवा मास्टर केल, आपको समझना सचमुच कठिन है, बहुत कठिन। केल ने यह देखकर चुप हो गया कि प्लाजा की घटना जैसी ही स्थिति फिर से होने वाली थी। सब कुछ परेशान करने वाला था। अमीरू ने केल से मुंह मोड़ लिया और वेल जनजाति के 2 सदस्यों की ओर देखा। उनकी ओर उसकी निगाहें शांत फिर भी गुस्से से भरी हुई थी। और आप कौन है? ये रोहन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन यह उसके परिवार का क्षेत्र था। अमीरू का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि उबर क्षेत्र में हुई ऐसी घटना को जाने दे। और बॉब, अमीरू ने टूनका को तीखी नजर से देखा जो एक तरफ मुंह खड़ा था। आप कौन है? तीनों में से किसी ने भी अमीरू के सवाल का जवाब नहीं दिया। टूनका किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था, जबकि पासेटन सोच रहा था कि क्या कहे। वितिरा के लिए उसने जो किया था उसे देखने के बाद वह केवल अपना सिर नीचे कर सकती थी। उसी समय अमीरू ने शोर सुना। आछू! केल की नाक में खुजली हो रही थी और उसे छींक आ रही थी। उसने अपने चेहरे पर गिरे बालों को पीछे धकेला और फिर ऊपर देखा। उसने अपनी आंखों के सामने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सामान्य रूप से बोलने से पहले उन सभी नजरों को अनदेखा कर दिया जो उस पर केंद्रित थी। पहले हम वापस चले। कोई भी उसे नहीं कह सकता था। तारांकन। केल ने अमीरू के घर से बाहर आने से पहले पूरी स्थिति बताई और अपने पीछे 3 लोगों को देखा, विटिरा, पासेटन और टूनका। फिर उसने अमीरू से आंख मिलाई जो उनके पीछे से आ रहा था। टूका से सख्ती से बात करने से पहले उसने केल की ओर देखा। तुम्हें कल तक यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें सजा के तौर पर सिर्फ हमारे इलाके से बाहर निकाला जा रहा है। अमीरू ने मांग की थी कि टूनका कल तक उसके इलाके से चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया था कि वह मछुआरा नहीं था, साथ ही वह लड़ाई का कारण भी था। यदि तुम लोग मेरे क्षेत्र में कोई और समस्या उत्पन्न करोगे तो तुम दोनों को समान दंड मिलेगा। वेल भाई बहनों ने शांत भाव से अमीरू की ओर सिर झुकाया। केल ने उन दोनों भाई बहनों को देखा जो ये छिपा रहे थे कि वे वेल राजा से संबंधित हैं, फिर उसने अपना सिर घुमाया। युवा मास्टर केल, आपको सर्दी लग रही है, इसलिए कृपया अंदर चले। मैं करूंगा। अमीरू की नजर तेज हो गई जब वह टूनका को देखने के लिए पीछे मुड़ी। आप हमारी उदारता का बदला ऐसे कार्यों से चुकाते हैं। केल ने धीरे से बोलना शुरू किया। इसीलिए आप उसे निर्वासित कर रहे हैं। टूनका का निर्वासन, यही वह काम था जो केल ने अमीरू से करने को कहा था। युवा मास्टर केल, आप वास्तव में... अमीरू ने पासेटन से सुना था कि कैसे केल ने उसकी जान बचाई थी और साथ ही यह भी कि केल की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अंततः उसे इस झमेले में घसीटा गया। युवती अमीरू, ये ज्यादा नहीं था। केल के चेहरे पर सौम्य भाव था। क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं टूका को हरा सकता हूँ? हमेशा की तरह केल ने ब्लैक ड्रैगन को नजरअंदाज कर दिया। अमीरू को कई बार ये बताने के बाद कि वह ठीक है, केल ने अपनी नजर टूनका की ओर घुमाई। टूनका भी केल को भूल रहा था। टूनका के चेहरे पर कुछ देर के लिए एक खाली भाव था। नहीं, यह एक जटिल भाव था। प्राचीन शक्ति, यह एकमात्र ऐसी शक्ति थी जिसे गैर जादूगरों ने, जो शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते थे, शक्ति के रूप में स्वीकार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इसे एक आशीर्वाद मानते थे कि किसी की शक्ति पीढ़ियों तक चली जाती है। केल बिना किसी विशेष भावना के टूनका को देख रहा था। वह एक पागल कमीना था जो अंततः नायक बन गया, लेकिन उसने वॉल्यूम 5 में आत्मविनाश के लक्षण भी दिखाए। वेल्स कैले के पास पहुंची और विटिरा ने सावधानीपूर्वक पूछा, क्या हमारा आपके साथ चलना ठीक रहेगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं जाना है। मैं तुम्हें एक रात रुकने के लिए जगह दे सकता हूँ। केल गाड़ी पर चढ़ गया और वेल भाई बहनों को उसके पीछे आने का आदेश दिया। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और सोचने लगा, कम से कम टूनका विपर किंगडम वापस चला जाएगा। केल नहीं, किम रोकसू की शैली किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गहरे संबंध नहीं बनाना था जिसके साथ वह संवाद नहीं कर सकता था। ये किसी से बचने से अलग था क्योंकि चीजें जटिल हो सकती थीं। क्या मुझे युवराज से संपर्क करने की आवश्यकता है? अगर केल ने कहा कि उन्हें विपर किंगडम में बचे हुए शहद से भरे छत्ते को वापस लाना चाहिए तो राजकुमार की क्या प्रतिक्रिया होगी? वह राजकुमार की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकता था क्योंकि वे दोनों एक जैसे लोग थे।
युवराज बहुत खुश होंगे। केल उस छत्ते को वापस लाने और भविष्य में एक अच्छा आरामदायक जीवन जीने का सपना देख रहा था। वापस आने पर केल को डिप्टी बटलर हैंस, बीक्रोक्स, वाइस कैप्टन, 10 वुल्फ बच्चों और हॉर्न का अभिवादन करना था। हंस ने पहले तो केल के पास सामान्य तरीके से जाना शुरू किया, लेकिन विल भाई बहनों को देखकर वह हैरान रह गया। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और फिर से केल के पास जाने लगा। युवा मास्टर नेम, क्या आप ठीक है? मैंने सुना है कि क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ओह, और इन दो लोगों को एक कमरा दिखाओ। केल ने दोनों वेल भाई बहनों को हंस के पास धकेल दिया और फिर बीकरॉक्स की ओर देखने लगा। हमेशा की तरह बेदाग कपड़े पहने बीकरॉक्स ने केल को देखते ही भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। केल को पत्थरों की धूल और सूखे समुद्री पानी के कारण अस्त व्यस्त देख बीकरॉक्स ने मेज की ओर रुख किया और बोलना शुरू किया। पानी गर्म करो। समझ गया। केल के पास जाने से पहले मेस ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। युवा मास्टर नेम, मैंने सुना है कि आपको उनकी लड़ाई में घसीटा गया था और आप लगभग घायल हो गए थे। केल ने मेस की ओर देखा, साथ ही अन्य वुल्फ बच्चों की ओर भी जो उसे देख रहे थे, और सहजता से उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे चोट लगने की कोई संभावना नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... मैं समझता हूँ। बेहद होशियार और शुद्ध वुल्फ बच्चे शांत थे, अपने सामान्य स्वभाव से अलग। केल ने बस इसे एक तरफ कर दिया और बच्चों को देखना जारी रखा, जो जल्दी से नहाने के पानी को गर्म करने के लिए भाग गए। फिर बीकरॉक्स की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने आंख से आंख मिलाई, बीकरॉक्स ने बोलना शुरू कर दिया। युवा मास्टर नेम, कृपया पहले नहा लें। केल देख सकता था कि बीकरॉक्स को केल की गंदगी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने बस अपना सिर हिला दिया। उसने नहाने की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज ने उसे आवाज लगाई। युवा मास्टर नेम, यह क्या है? यह पासेटन और वितिरा थे। पासेटन ने ही उसे बुलाया था, लेकिन वितिरा ने सबसे पहले बात की। क्या हम आपके थोड़ा आराम करने के बाद आपसे मिल सकते हैं? वेल राजा, चूंकि वे उसके बच्चे थे, इसलिए ये दोनों राज्य के राजघराने के समान ही पद के थे। हालांकि वे दोनों इस तथ्य को छिपा रहे थे कि वे वेल राजा से संबंधित थे। ईमानदारी से कहें तो इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि मनुष्य जानते कि वे राजघराने के थे। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ था जो वेल लोगों के अस्तित्व के बारे में भी जानता हो। कल केल ने पलटने से पहले तीखे स्वर में उत्तर दिया। वह अपने सिर में ब्लैक ड्रैगन की आवाज सुन सकता था। ब्लैक ड्रैगन के पास पहले से ही कहने के लिए बहुत कुछ था। तुम्हें छींक आ गई। क्या तुम आज रात चल पाओगे? क्या तुम्हें थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? तुम इतने कमजोर क्यों हो कि मुझे इतनी चिंता करनी पड़ रही है? इंसान, ये बहुत निराशाजनक है। मैं ही निराश हूँ। केल ने इस तथ्य का लाभ उठाने का फैसला किया कि कोई भी यह नहीं मानता था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने सभी को आज रात उसके पास न आने के लिए कहा, क्योंकि उसे आराम की जरूरत है, ब्लैक ड्रैगन से बात करने से पहले। चल दर, उद्धरण चिन्ह ... मैं अभी सुनूंगा। ऑनर हॉर्न ने उन्हें रवाना कर दिया, जबकि केल ब्लैक ड्रैगन के साथ उबरर द्वीप की ओर चला गया। आज वह दिन था जब उसे इन भावरों का जीवनकाल 1 और वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता थी। मुझे नहीं पता कि जब तुम ठीक नहीं हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरा ये बुद्धिमान ड्रैगन दिमाग यह नहीं समझ सकता। केल ने एक 4 वर्षीय बच्चे की बड़बड़ाहट का सहजता से जवाब दिया। ये काम आज ही करना होगा। इलाके के जादूगर कल आएंगे, जिससे आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसे आज उस पोखर के पानी और भंवर का ख्याल रखना था। केल देख सकता था कि केंद्रीय द्वीप पर अभी भी रोशनी थी और वह दूर एक द्वीप पर उतरा। ये दूसरे सबसे मजबूत भंवर का स्थान था। खैर, अब सबसे मजबूत भंवर। सांस। फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी। वह बदमाश यहाँ क्यों तैर रहा है? रुको, वह बदमाश यहाँ क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा। केल को ब्लैक ड्रैगन की बेचैन आवाज सुनाई दे रही थी। केल और ब्लैक ड्रैगन जिस द्वीप पर उतरे थे, वहां कोई नहीं था। हालांकि द्वीप के सामने भंवर में कोई था। यह इतना अशांत भंवर था कि हवा में ऊपर रहते हुए अंदर मौजूद व्यक्ति को देख पाना असंभव था। वह सचमुच पागल होगा। यह एक अंधेरी रात थी, क्योंकि चांद ने अभी अभी अपना चक्र पूरा किया था। टूनका को देखकर केल सोचने लगा, जो ऐसी ही रात में भंवर में कूद गया था। केल जानना चाहता था कि आखिर वह पागल कमीना क्या सोच रहा था। उसी क्षण टूनका भंवर से बाहर कूद गया और द्वीप की ओर दौड़ पड़ा। मुझे पता था। जैसे जैसे वह करीब आता गया, टूनका ने अपनी नजरें केल पर गड़ाए रखी। मुझे पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। मुझे पता था कि मैंने पास में ही किसी ताकतवर इंसान की गंध महसूस की है। क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम आसमान में कैसे उड़ गए? जादूगर शब्द कहने के बाद टूका की आंखें कांपने लगी। उसकी योजना थी कि अगर कैल कहता है कि वह जादूगर है तो वह उससे लड़ेगा, और अगर कैल कमजोर है तो उसे मार देगा। टूका ऐसा व्यक्ति था जो सोचता था कि जादूगर दुनिया के लिए जहर है। वह तेजी से कैल की ओर बढ़ता रहा। क्या आप मुझे इसलिए अनदेखा कर रहे हैं क्योंकि आप एक फैंसी पैंट जादूगर हैं? हम। टूनका ने देखा कि केल आह भर रहा है। केल ने लापरवाही से जवाब देने से पहले उसकी ओर देखा। मैं सोच रहा हूँ। केल इस मूर्ख से कैसे निपटे, इस बारे में सोच रहा था। क्या मैं उसे किसी स्थान पर रखूं या उसका उपयोग करूं? केल यही सोच रहा था। केल ने टूनका को देखा, जो उस पर हमला करने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे अनदेखा कर रहे हो? टूनका के ये आखिरी शब्द कहते ही केल ने सोचना बंद कर दिया। फिर उसने तुरंत कार्रवाई की। चलो दोनों करते हैं। धमाका। उफ। टूनका, जो तैयार नहीं था, उछलकर पानी में जा गिरा। टूनका के शरीर के चारों ओर भंवर बन गया था। क्या हो रहा है? टूनका, जिसके पास जादू प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा थी, को इस हवा से निपटना मुश्किल लगा। लगातार घूमती हवा और समुद्र का पानी टूनका को दलदल की तरह अंदर खींच रहा था। टूनका के पास पहुंचते ही केल ने अपने दोनों हाथों में भंवर बना लिए। छप छप। केल के पानी में कदम रखने की आवाज सुनी जा सकती थी। फिर उसने टूनका की तरफ देखा, जो अचानक हुए हमले में समुद्र में समा गया था। कोई कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसे नीचे देखने का मौका हमेशा मिलता है। जादूगरों के पास प्राचीन शक्तियां नहीं हो सकती। टूनका ने महसूस किया कि जैसे ही उसने केल की ओर देखा, उसके चारों ओर की हवा गायब हो गई। बॉब, तुम्हारे जैसे योद्धा को मेरी बात समझनी चाहिए, है ना? एक शक्ति जो उस मनुष्य से प्राप्त हुई जिसने उस शक्ति का सृजन किया। टूनका ने प्राचीन शक्तियों के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को काम करते हुए देखा था। वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर आखिरकार बोलना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह ... तो फिर आप जादूगर नहीं हैं? सही। केल का कठोर किंतु स्पष्ट उत्तर सुनने के बाद टूका ने दूसरा प्रश्न पूछा। तो फिर आप गैर जादूगर गुट के बारे में कैसे जानते हैं?
टूनका को अपने सामने खड़े इस रईस से जितना अधिक सामना होता गया वह उतना ही अधिक अजीब होता गया। हाँ, वह अजीब है। इस महानुभाव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसके साथ औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा था। वह भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बीमार होने पर दूसरों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। यह भी एक अजीब व्यक्ति था जिसे अपने आसपास एक मजबूत व्यक्ति की गंध आती थी, भले ही वह खुद मजबूत न हो। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर बार उसे देखने पर अपनी अनोखी शक्तियों को प्रकट करता था। वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। टूनका ने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था। हालांकि केल के लगातार शब्दों ने टूनका को एक बार फिर चौंका दिया। केल ने टूनका के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना खुद का सवाल पूछा, क्या आपके मन में जादुई टॉवर को नष्ट करने का कोई विचार है? क्या तुमने क्या कहा? टूनका की आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह पूछ रहा हो कि केल को इस बारे में कैसे पता चला। मैजिक टॉवर को नष्ट करना, ये शुरू से ही गैर जादूगर गुट के लक्ष्यों में से एक था। केल ने बोलना जारी रखा, यदि आप ऐसा करने की योजना बना रहे हैं तो कृपया इसे बहुत अधिक नष्ट न करें। टूनका ने अवचेतन रूप से अपने विचार व्यक्त कर दिए। उद्धरण चिन्ह ... पागल कमीने, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन कृपया सभी जादूगरों को बाहर निकाल दो। केल की बात सुनने के बाद टूनका आखिरकार केल के बारे में कोई निर्णय ले सका। केल टूनका की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगा। गृहयुद्ध जीतने वाले गैर जादूगर विपर साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं इससे पहले कि वह जल्दी ही टूट जाए। हालांकि प्राकृतिक प्रवृत्ति ने जादू के रूप में जानी जाने वाली तर्कसंगतता को खत्म कर दिया, लेकिन तर्कसंगतता के बिना अस्तित्व किसी जानवर से बेहतर नहीं होगा। केल की योजना उन लाभों पर नियंत्रण करने की थी जो उन पशुओं को अंततः नहीं मिल पाएंगे। मैं वह मैजिक टॉवर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। तुम क्या सोचते हो? टूनका ने केल की ओर देखते हुए मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या पागल आदमी है? टूनका ने केल के बारे में अपना मन बना लिया था। केल ने टूनका की बातों का जवाब देते हुए टूनका की ओर इशारा किया और बोलना शुरू कर दिया। क्या आप और आपका दल भी हर चीज को पलटने की कोशिश में पागल नहीं हो गए हैं? टूनका की मुस्कुराहट अंततः हंसी में बदल गई। हाँ, यह इतना जोरदार था कि इसकी गूंज द्वीपों के चारों ओर फैल गई। कुछ देर बाद टूनका ने आखिरकार हंसना बंद कर दिया और केल को जवाब देते हुए अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। टूनका की निगाहें ठंडी थी, उसने हंसना बंद कर दिया और केल को घूरने लगा। हम बिल्कुल भी पागल नहीं हैं। केल को पता था कि टूनका इस तरह से जवाब देगा। टूनका को यकीन था कि गैर जादूगर ही विपर किंगडम के भविष्य के लिए सही विकल्प थे। वह परिणामों के साथ इसे साबित करने जा रहा था। बिल्कुल, मैं भी वही हूँ। टूनका ने धीरे से केल को देखा जो कह रहा था कि वह भी पागल नहीं है। कुछ देर तक केल को देखने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू कर दिया। मैं इसे खरीदने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया हूँ। टूनका ने यह नहीं कहा कि वह जादुई टॉवर को नष्ट नहीं कर सकता या उसे नष्ट करने की उसकी कोई योजना नहीं है। ये हमेशा से ही योजना थी। केल ने यह नहीं सोचा था कि टूनका के अधीनस्थ इस बारे में कुछ कहेंगे कि टूनका ने स्वयं ही यह निर्णय लिया है कि केल मैजिक टॉवर खरीदने आएगा। विपर किंगडम पश्चिमी महाद्वीप में जादू के उपकरणों का सबसे बड़ा स्रोत था। इसका मतलब यह है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य का पैसा जादूगरों और जादू के उपकरणों से आता था। एक बार जब गैर जादूगर गुट गृहयुद्ध जीत गया तो पैसा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा वे विपर किंगडम में जादू के किसी भी और सभी निशानों से छुटकारा पाना चाहते थे। केल उस क्षण का लक्ष्य बना रहा था। हालांकि युवराज को ये किसी अन्य कारण से पसंद आएगा। वह जादुई टॉवर जिसके बारे में टूनका और उसका दल सोचेंगे कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, वास्तव में उसमें वह खजाना छिपा था जिसे पाने के लिए गैर जादूगर बेताब थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गैर जादूगर गुट का हिस्सा था? सांस। टूनका के सवाल पर कैल ने एक बार फिर लंबी सांस छोड़ी। इससे टूनका झेप गया और कैल ने जवाब देने का मौका नहीं गंवाया। आप विपर किंगडम से हैं जो वर्तमान में गृहयुद्ध की कगार पर है। तब आप ऐसे दिख रहे थे जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं एक जादूगर हूं तो आप मुझे मार देंगे। गैर जादूगर गुट के बारे में कौन नहीं सोचेगा? उद्धरण चिन्ह ... मेरे ख्याल से। टूनका की प्रतिक्रिया सुनने के बाद केल ने उससे मुंह फेर लिया। केल सोच रहा था कि टूनका सामान्य रूप से इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, जबकि युद्ध में वह इतना तेज और स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान है। हालांकि जब टूनका केल के पास पहुंचा तो उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? टूनका केल के सीधे सवाल पर ही नहीं रुका। लगता है तुम कुछ मजेदार करने वाले हो। मैं देखना चाहता हूँ। उसके पास वाकई बहुत बढ़िया सहज ज्ञान था। केल ने हाथ हिलाया। बस वहां जाओ और भंवर के साथ खेलो। मैं व्यस्त हूँ। क्या तुम सचमुच कुलीन हो? टूनका को केल की बात पर हैरानी होती रही। टूनका को लगा कि अमीरू नाम का रईस एक रईस के लिए काफी शांत है, लेकिन अभी उसके सामने मौजूद इस बदमाश की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। रईस से इस तरह अनौपचारिक रूप से बात करना आमतौर पर बहुत परेशानी का कारण बनता है, लेकिन टूनका अपने सामने मौजूद रईस से अनौपचारिक रूप से बात करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं वास्तव में एक महान व्यक्ति हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप एक योद्धा हैं। केल ने सहजता से जवाब दिया और चारों ओर देखा। आज उसे बहुत कुछ करना था। उसी समय उसने अपने पीछे से टूनका की आवाज सुनी। दिलचस्प। केल ने बस भौहें सिकुड़ी और ऐसा दिखावा किया कि उसने टूनका की बात नहीं सुनी। फिर उसने अपनी चांदी की ढाल छोड़ी। ढाल के साथ चांदी के पंख दिखाई दिए और हल्के से फड़फड़ाने लगे। उस पर काले ड्रैगन की आवाज केल के सिर में गूंज उठी। मैं बहुत तेज हूँ। केल का शरीर तैरने लगा। ब्लैक ड्रैगन ने अपना जादू ठीक समय पर इस्तेमाल किया था। केल ने पहले दूसरे भंवरों को संभालने का फैसला किया। बॉब। केल ने टूनका का उपनाम पुकारा। बॉब अभी भी सभी के लिए टूनका का आधिकारिक नाम था। क्या तुम्हें पता है कि यह सब रहस्य है ना? बेशक, मैं सभी मजेदार चीजें अपने तक ही रखना पसंद करता हूँ। मुस्कुराता हुआ टूनका वाकई पागल लग रहा था। उसकी काया, बाल और मुस्कान सब उसे और भी डरावना बना रहे थे क्योंकि अंधेरा था। केल हवा में तैर गया और बोलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे लिए जहाज और चालक दल ढूंढ लूंगा। क्या तुम्हें जल्दी से घर लौटने की जरूरत नहीं है? ओह धन्यवाद। केल ने भ्रमित टूनका की ओर हाथ हिलाया और बादलों की ओर चला गया। जी तो तुम ये कर सकते हो। केल के लिए इससे लाभ उठाने का यही एकमात्र तरीका था। केल एक और भंवर वाले द्वीप की ओर मुड़ा। उस पल उसे टूनका की तेज हंसी सुनाई दी। ये पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। हाँ, क्या वह कमीना हमेशा इतना हंसता रहता था? केल ने दूसरे द्वीप की ओर जाते हुए सोचा। टूनका ने केल को कुछ देर तक उड़ते हुए देखा, फिर सोचा कि भंवरों में अब कोई मजा नहीं रह गया है और अपने घर लौट आया।
हालांकि टुनका ने जो किया उसके बारे में केल को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बजाय वह ब्लैक ड्रैगन से बात करने लगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा कब क्रोधित होता हूँ? कब? ब्लैक ड्रैगन ने केल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखी। जब मैं किसी चीज को सस्ते में फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह कचरा है, फिर भी यह सोना बन जाता है। खासकर तब जब मुझे उस सोने की वाकई जरूरत होती है। ब्लैक ड्रैगन के होठों के कोने फड़कने लगे। मैंने कुछ अच्छा सीखा? नहीं, और भी बहुत कुछ है। अधिक? हाँ, केल ने इत्मीनान से आगे कहा। यह तब और भी बुरा हो जाता है जब मुझे उस सोने को वापस खरीदने के लिए उसकी कीमत से भी अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। योजक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये तो बहुत बुरा होगा। केल ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया और जो करना था उसे करने लगा। वह अगले द्वीप पर उतरा। यहाँ कोई नहीं है। जब ब्लैक ड्रैगन ने पुष्टि कर दी कि यहाँ कोई नहीं है तो केल ने दोनों हथेलियां जमीन पर रख दी। धमाका। केल को महसूस हो रहा था कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हृदय की जीवंतता ने सचमुच पवन की ध्वनि को मजबूत कर दिया। केल को अपने पैरों से हथेलियों तक आती हवा की ताकत का एहसास हो रहा था। ऐसा होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। स्वेश। केल की दोनों हथेलियों में हवाएं गरज रही थी। फिर केल ने दोनों बवंडरों को एक में मिला दिया। सिजल। दोनों बवंडर आपस में मिलकर एक तीखी आवाज के साथ गर्मी पैदा करने लगे। हालांकि चूंकि वे एक ही मालिक थे इसलिए वे अंततः एक हो गए और एक बहुत बड़ा बवंडर गोला बन गए। फिर केल ने उस गोले को हवा में ऊपर उड़ा दिया। धमाका। फिर उसने अविनाशी ढाल से गोले पर वार किया। हवा का गोला पानी के नीचे भंवर में जा गिरा। भंवर के अंदर हवा का गोला और हवा का शीर्ष आपस में मिलने लगे। केल ने भंवर से दूर देखा क्योंकि वह ब्लैक ड्रैगन के जादू से वापस ऊपर तैर रहा था। अब यह शीर्ष कम से कम 6 महीने तक टिकेगा। अगर यह 1 साल से कम समय में गायब हो जाता है तो केल इसे महसूस कर पाएगा और उस समय तय करेगा कि क्या करना है। चलो अगले द्वीप पर चले। ब्लैक ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने लगे क्योंकि उसने अपनी गति बढ़ा दी थी। केल ने भंवरों में हवा के गोले फेंकना जारी रखा और फिर भाग्यशाली मुठभेड़ वाले पोखर के पानी को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा। अगले दिन केल सुबह सुबह बंदरगाह पर था। बॉब। उसने टूनका को जहाज और चालक दल से मिलवाया। टूनका ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर बोलना शुरू किया। 2 महीने बाद आना। दुनिया अलग होगी। केल को लगने लगा कि उसे अगले 2 महीनों में विपर किंगडम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वह टूनका की आंखों में उत्साह देख सकता था और जानता था कि वह बेकाबू होकर भागने वाला है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जल्दी घर वापस आओ। केल धीरे धीरे टूनका से दूर चला गया और क्रू की तरफ देखने लगा ताकि उन्हें जाने के लिए कह सके। टूनका ने केल को देखा और कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर आखिरकार पूछने का फैसला किया। क्या तुम कमजोर हो? हाँ। केल का तीखा और स्पष्ट जवाब सुनकर टूनका बेहद उलझन में लग रहा था। हालांकि फिर वह जहाज पर चढ़ गया। सुनिश्चित करें कि आप 2 महीने बाद आए। हाँ हाँ। केल ने टूनका की तरफ लापरवाही से हाथ हिलाया और फिर जहाज से दूर चला गया। उसी समय टूनका ने केल के पीछे से जोर से चिल्लाया, मेरा नाम टूनका है, इसे मत भूलना। केल ने पीछे मुड़कर देखा। मध्यम आकार का जहाज बंदरगाह से निकल रहा था और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जबकि टूनका डेक से उसे हाथ हिलाकर नमस्कार कर रहा था। ऐसा लगा जैसे यह एनीमे का कोई दृश्य हो जब मुख्य पात्र जा रहा था। केल को लगा कि उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था और बिना किसी पछतावे के वह वापस लौट आया। केल लगातार सुनता रहा कि टूनका केल से चिल्ला रहा था कि वह उसका नाम न भूले, लेकिन केल ने सुनिश्चित किया कि वह पीछे न मुड़े। लेकिन वह सिर्फ ये सोचकर ही संतुष्ट हो रहा था कि 2 महीने बाद क्या होगा। वह जीवन भर के लिए पर्याप्त धन कमा सकेगा और एक मजबूत महल भी बना सकेगा। केल ने घर में आकर दूसरों का अभिवादन किया। उसने बिल्ली के बच्चों ऑन और हॉर्न को दुलारना शुरू किया जो उनके आने के बाद से घर के अंदर छिपे हुए थे, और फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें मुझसे मिलने आने की जरूरत नहीं थी। मुझे आपका धन्यवाद करने के साथ साथ आपको डराने के लिए माफी भी मांगनी थी। ऑन और हॉर्न ने अपने जबड़े खोले और विटीरा को घूरते रहे। ये बिल्ली के बच्चे, जिन्होंने पासेटन को देखकर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की थी, विटीरा को देखकर पूरी तरह से अलग प्रतिक्रिया कर रहे थे। विटीरा ने सावधानी से पूछते हुए केल के हाव भाव की जांच की। क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं युवा मास्टर केल? अरे हमेशा की तरह। हृदय की जीवन शक्ति के कारण केल हमेशा 100% स्वस्थ रहता था। इससे वह सिर्फ 1 या 2 घंटे सोने के बाद भी पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता था। इसके बाद उन्होंने विटीरा से बात करना शुरू किया, जिसने अचानक बोलना बंद कर दिया था। साथ ही उसके बगल में बैठे उसके छोटे भाई पासेटन से भी बात करना शुरू किया। बस इतना ही, धन्यवाद काफी है। अगर आप मुझे अब और धन्यवाद देंगे तो यह वास्तविक नहीं लगेगा। माफी के साथ भी यही बात है। समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। केल ने विटीरा को खाली आंखों से देखा, जो उससे औपचारिक रूप से बात कर रही थी, लेकिन साथ ही उसे देख भी रही थी। वेल राजा की वंशावली। ये किसी भी अन्य जानवर जनजाति के प्रमुख से अलग था, क्योंकि वेल राजा वह व्यक्ति था जो समुद्र के आधे हिस्से पर शासन करता था। इससे वेल राजा किसी राज्य के राजा से कम नहीं था। हालांकि विटीरा औपचारिक रूप से और सम्मानपूर्वक केल से बात कर रही थी। उपन्यास में उसने चोई हान से ऐसा नहीं किया था। वह अपनी पहचान क्यों छिपा रही है, जबकि उसने ये तथ्य उजागर कर दिया है कि वह वेल जनजाति का हिस्सा है। हालांकि केल ने अपने मन में चल रहे सवाल को खुलकर नहीं बताया। केल इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहा था कि वह वेल जनजाति के बारे में काफी कुछ जानता था। तुमने मुझे फिर से धन्यवाद दिया। मैंने और कुछ नहीं कहा। केल ने दोनों भाई बहनों से बात करना जारी रखा, जो किसी कलाकृति से निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। मुझे खुशी है कि तुम भाई बहन फिर से मिल पाए। अब तुम जा सकते हो। उसने टूनका को पहले ही वापस भेज दिया था और हेनिट्यूस क्षेत्र में वापस जाने से पहले उबर क्षेत्र के प्रमुख से मिलना चाहता था। बेशक उसे घर वापस आकर काम पूरा करना था, लेकिन कम से कम वह विपर किंगडम तक जाने तक आराम तो कर ही सकता था। यह उसी क्षण हुआ। माफ कीजिए युवा मास्टर कैलेनिम। विटीरा की आवाज और सामान्य रूप से वेल जनजाति की आवाज पौराणिक जलपरी की तरह ही सुंदर थी, जो खतरनाक प्राणी थे, जो अपनी सुंदर आवाज से लोगों को समुद्र में कूदने के लिए आकर्षित करते थे। केल को उस पौराणिक अस्तित्व के बारे में सोचते ही सिहरन होने लगी। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर विटीरा की तरफ देखा। ऐसा करते हुए उसके मन में एक अजीब सी भावना हुई। हमारा एक बहुत पुराना दुश्मन है। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आपने पासेटन को ठीक किया है। ये जलपरियां हैं। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हालांकि मेरे भाई पासेटन ये पता लगाने में सक्षम थे कि वे अचानक कैसे मजबूत हो गए।
वह क्या बकवास कर रही है। जैसे ही पासेटन ने आगे बात बढ़ाई, केल की भौहें तनने लगी। मत्स्यांगनाएं मेरा पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे उनकी शक्ति में अचानक वृद्धि का स्रोत पता चल गया था। मिश्रित रक्त वाला वेल पासेटन जो जलपरियों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान मारा गया था। उसका पीछा किए जाने का एक कारण था और उसके पास जो जानकारी थी वह जलपरियों और वेल के बीच युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मैंने सुना है कि युवा मास्टर हेनिट्यूस परिवार से हैं। उद्धरण चिन्ह ... और वितिरा और पासेटन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एक दूसरे को देखते रहे। इस हरकत से केल और भी ज्यादा परेशान हो गया। वितिरा आखिरकार केल की तरफ मुड़ी और बोलना शुरू कर दिया। अंधकार का जंगल, मैं वहां जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। केल ने अवचेतन रूप से कुछ ऐसा उत्तर सुना जिसकी उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी। हमारा क्षेत्र, अंधेरे का जंगल, ये वह जगह थी जहां चोई हान दसियों सालों तक रहा था। साथ ही ये पश्चिमी महाद्वीप के 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थानों में से एक था। ये वह स्थान भी था जिसे हेनिट्यूस परिवार ने बहुत लंबे समय तक राज्य के नियंत्रण में रखा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमने आपके लिए भी एक बड़ा मुआवजा तैयार किया है। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? बड़ी और छोटी वेल दोनों ने उसे ईमानदारी से देखा। ऑनोरहॉर्न ने अपने अगले पंजों से कैल के घुटने को थपथपाया। ये कैल से वेल को अपने साथ ले जाने के लिए कहने का उनका तरीका था। उसी समय दरवाजा खुलने से पहले उस पर दस्तक हुई। ये वुल्फ का बच्चा मेस था। युवा मास्टर निम, यह आपकी चाय और नाश्ता है। 2 अन्य वुल्फ बच्चे ट्रे और चायदानी लेकर अंदर आए। बीकरॉक्स दरवाजे के बाहर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। मैं बहुत अधिक सुंदर और खूबसूरत हूँ। केल ने अपनी आंखें बंद करने से पहले ब्लैक ड्रैगन की बड़बड़ाहट सुनी। उसे लगा जैसे वह किसी अराजक भंवर के बीच में खड़ा है। युवा मास्टर निम, वितिरा के सतर्क प्रश्न पर केल ने अपना हाथ उठाया जिससे वितिरा की बोलती बंद हो गई। जब वुल्फ बच्चे चले गए और कमरा फिर से शांत हो गया तो केल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह सोफे पर अपनी पीठ टिकाए बहुत शांत दिख रहा था क्योंकि वह अपने अस्त व्यस्त लेकिन शांत दिखने वाले लाल बालों के साथ वहां बैठा था। हालांकि इसकी तुलना में केल की गहरे भूरे रंग की पुतलियां इतनी गहरी दिख रही थी कि आप उनका अंत नहीं देख सकते थे। वितिरा और पासेटन केल की आंखों में देख रहे थे जब उन्होंने उसकी शांत आवाज सुनी। पहले मुझे सब कुछ समझाओ। वर्तमान में सोच रहे हैं 6। पिछले कई सालों में जलपरियों के साथ हमारी कई लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी और छोटी दोनों। हम उत्तर को नियंत्रित करते हैं और जलपरियां दक्षिण को नियंत्रित करती हैं। पासेटन ने कैल की ओर देखा। कैल, जो सोफे पर झुका हुआ था, ने अपनी थोड़ी सी पासेटन को अपनी कहानी जारी रखने का इशारा किया। ऑनोरहॉर्न ने कैल के चेहरे पर नजर डाली और फिर धीरे धीरे कैल के घुटने से दूर चले गए और ब्लैक ड्रैगन के बगल में कमरे के कोने की ओर बढ़ गए। हम जलपरियों को पूरे महासागर में अपना साम्राज्य बनाने से रोकने के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि 6 महीने पहले कुछ बदल गया। पासेटन की आंखें झुकने लगीं। जलपरियां अजीब व्यवहार करने लगीं। अजीब। केल ने उपन्यास में जलपरियों के बारे में दी गई जानकारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारी 2 जनजातियों के बीच की अंतर्निहित सीमा को पार कर लिया और हमें उकसाना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में केल को पता था। जलपरियां वेल को भड़काना शुरू कर देती हैं ताकि वे समुद्र पर कब्जा कर सकें। केल को पहले से ही पता जानकारी सुनने के बाद राहत महसूस होने लगी। पासेटन ने बोलना जारी रखा। मैं इसके पीछे का कारण जानने में सक्षम था। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। खंड 4 और 5 में वेल जनजाति को जलपरी की योजना के बारे में पता था और इसीलिए चोई हान उन्हें जलपरियों के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहा था। वे पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? केल सीधे बैठ गया और पूछने से पहले पासेटन की ओर देखा। क्या समुद्री मार्ग मनुष्यों के लिए नहीं है? पश्चिमी और पूर्वी महाद्वीपों को जोड़ने वाले 2 अलग अलग समुद्री मार्ग थे। मनुष्यों ने इन मार्गों को खोज लिया था लेकिन वे दूर और खतरनाक थे जिससे आधिकारिक मार्ग बनने में बाधा उत्पन्न हुई। उपन्यास के अनुसार पानी में रहने वाले जीवों और पानी के ऊपर रहने वाले जीवों के बीच एक अंतर्निहित समझौता था। समुद्री जीव इन समुद्री मार्गों को नहीं छुएंगे और बदले में जमीनी जीव समुद्री मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही कारण था कि चोई हान इस बात को लेकर परेशान था कि वेल और जलपरी के बीच लड़ाई में खुद को शामिल करना है या नहीं। लेकिन जलपरियां तो ये समझौता तोड़ने जा रही थी। वितिरा ने बोलना शुरू किया। पहले तो हमने सोचा कि जलपरियों का नया राजा अपना साम्राज्य बनाने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन पासेटन द्वारा लाई गई जानकारी अलग थी। सांस। केल ने एक गहरी सांस ली और अपनी अब गुनगुनी हो चुकी चाय का एक घूंट लिया। मैंने कुछ ऐसा सीखा जो मुझे दोबारा नहीं सीखना चाहिए था। समस्या ये थी कि यह अब तक मिली सभी जानकारियों से भी बड़ा मुद्दा था। ये राजकुमार अल्बरू के साथ हुए मुद्दे से भी बड़ा था। और एक और अजीब बात थी, पकड़ना। केल ने वितिरा को बीच में रोककर उसे आगे बोलने से रोका। बस मुझे ये बताओ कि अंधकार का जंगल इसमें क्यों शामिल है? केल को लगा कि अगर उसने कुछ और सुना तो वह किसी बड़ी घटना में फंस जाएगा। उसे असहज महसूस होने लगा था। केल ने देखा कि वितिरा हल्की सी मुस्कुरा रही थी। इस खूबसूरत वेल की मुस्कान कैले को इतनी डरावनी क्यों लगी? हाँ, यह उसी के बारे में है, वितिरा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, जबकि केल का चेहरा और अधिक उदास हो गया। जैसा कि हमने बताया, जलपरियां 1 या 2 महीने पहले ज्यादा शक्तिशाली हो गई थीं। हम उस घटक का पता लगाने में सक्षम थे जिसके कारण ऐसा हुआ। केल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने धीरे से उन्हें वापस खोला और दोनों वेल से पूछा, वह सामग्री अंधकार के जंगल में है, सही? तुम्हें तुरंत ही इसका एहसास हो गया। आखिर हो क्या रहा था? अंधेरे के जंगल में जमीन से कोई चीज समुद्री जीव को कैसे शक्तिशाली बना सकती है? केल को झटका लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जलपरियां अंधेरे के जंगल में कैसे पहुंची। केल को इस बारे में संदेह था। पासेटन की आंखें चमक रही थी जब वह निर्णायक ढंग से अपनी बात जारी रख रहा था। मैंने उन्हें अंधेरे के जंगल में दलदल के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए उन्होंने मेरा पीछा किया। हमें दलदल में जाना होगा और यह पता लगाना होगा कि वह घटक क्या है। केल को कुछ और सुनने की जरूरत नहीं थी। अंधकार का जंगल, चोई हान का हैरिस गांव। केल ने कमरे के कोने की ओर देखने से पहले उन 10 वुल्फ बच्चों के बारे में सोचा जो शायद अभी दरवाजे के बाहर थे। ऑनोरहॉर्न वहां थे। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खाई थी। अदृश्य ब्लैक ड्रैगन शायद उनके बीच था। मानव, तुम क्या देख रहे हो? मैं उसके लिए एक विला बनाने के बारे में सोच रहा था। क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं सबसे कूल हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें मुझे देखते रहने की इजाजत देता हूँ।
ये जटिल है, माफ करें। वेल भाई बहनों की पुतलियां बड़ी हो गईं। हालांकि केल ने सोचना शुरू करते समय उनकी ओर नहीं देखा। इससे क्या लाभ होगा, ये जानने के लिए कि इससे क्या लाभ होगा पहले उसे कुछ बातें समझने की जरूरत थी। मनुष्य समुद्र की घटनाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वितिरा ने तुरंत जवाब दिया, हम जानते हैं कि ऐसा ही है। हालांकि हम ये सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं कि इससे आपको किसी भी तरह का नुकसान न हो। हम सब कुछ गुप्त रूप से करेंगे। इसके बाद उन्होंने केल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके अलावा जलपरियों ने सबसे पहले समझौता तोड़ा। उन्हें अंधेरे के जंगल तक पहुंचने के लिए जमीन से मदद की जरूरत होगी, लेकिन खतरे की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है। तुम्हें ये पता है ना? हाँ। इसके बाद दूसरी बात आई जो उसे जानना आवश्यक था, तो इसमें मेरे लिए क्या है? केल ने उन्हें इस बारे में पूछने से पहले खतरे के बारे में बताया। वितिरा के चेहरे पर एक मोटी मुस्कान उभरी और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। केल को पता था कि उसके मुंह से क्या निकलने वाला है। ये वही शर्त होगी जो वेल राजा ने उपन्यास में चोई हान के सामने रखी थी। एक समुद्री मार्ग। केल मुस्कुराने लगा। एक समुद्री मार्ग है जिसे जलपरियों ने अपने कब्जे में प्राथमिकता दी है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसे मनुष्य अभी तक नहीं खोज पाए हैं। ये सबसे सुरक्षित समुद्री मार्ग है। केल ने पूछा, हालांकि वह पहले से ही जानता था। कहाँ है? वितिरा, जो नहीं जानती थी कि केल को इसके बारे में पता है, ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हमारा महासागर, पश्चिमी महाद्वीप का उत्तरी सागर। ये वेल जनजाति के क्षेत्र में है। ये पूछते ही केल हंसने लगा। क्या वेल का क्षेत्र सबसे खतरनाक नहीं है? ये समुद्र के सबसे मजबूत जीवन रूपों का स्थान है, लेकिन अब यह आपके लिए सुरक्षित जगह है युवा मास्टर केल। आपको उस मार्ग का उपयोग करने का अधिकार दिया जाएगा। केल ने आत्मविश्वास से भरी वितिरा से सहजता से पूछा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें, केल को ऐसे समुद्री मार्ग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वे उसे समुद्री मार्ग दे रहे थे, वे उसे सिर्फ इसका इस्तेमाल करने का अधिकार दे रहे थे। शांति से जीने के लिए केल को उस समुद्री मार्ग की जरूरत नहीं थी। तथापि मुझे एक और शर्त जोड़ने दीजिए। समुद्री मार्ग से उसका परिवार और भी अमीर और मजबूत हो जाएगा। बेशक बेसन को क्षेत्र के प्रमुख के रूप में और भी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन कैल के लिए यह मायने नहीं रखता। कैल वितिरा के चेहरे पर उलझन देख सकता था और उसने भावी वेल रानी को जवाब दिया, जब मुझे जरूरत हो तो मुझे अपनी शक्ति उधार दो। हमारी ताकत, हाँ ताकत से 2 बार। जब उत्तरी शूरवीर महाद्वीप के इस गर्म और भरपूर हिस्से की ओर बढ़ रहे थे, तब कैल के लिए इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। उबर सागर में भंवर और नौसैनिक अड्डा, अन्यथा कैल इन सब में खुद को क्यों शामिल करता? ऐसा इसलिए था क्योंकि केल उपन्यास के अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य की तैयारी कर रहा था। हम जमीन के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केल ने वितिरा के पीले चेहरे को देखा और फिर सहजता से कुछ और कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं खुद को खतरे में डालूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह ... हम एक शांति चाहने वाली जनजाति हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कह सकते हैं, जबकि आप इतने लंबे समय से जलपरियों से लड़ रहे हैं। वेल जनजाति को शक्तिशाली जलपरियों से खतरा महसूस हो रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा खतरा महसूस नहीं किया था। वे शायद अपनी शांति बनाए रखने के लिए खतरे के उस स्रोत से पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते थे। केल ने चुप वितिरा से बात करना जारी रखा। अंधकार का जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाकों में से एक है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां सिर्फ इसलिए सुरक्षित यात्रा हो जाए क्योंकि आप मजबूत हैं, खास तौर पर आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो जमीन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। केल वैसे भी हैरिस विलेज जाने की योजना बना रहा था। मैं आपकी मदद करूंगा। अंधेरे का जंगल जिसमें चोई हान दसियों साल तक रहा था। चोई हान को अंधेरे के जंगल के बारे में सब कुछ नहीं पता था। इतने साल वहां रहने के बाद भी उसे बस इसके बारे में कुछ पता था। और चोई हान के बाद जो व्यक्ति अंधकार के जंगल के बारे में सबसे अधिक जानता था, वह निश्चित रूप से केल था। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह कौन सा दलदल है। वितिरा ने देखा कि केल ने धीरे से उत्तर देते हुए मुस्कुराया। क्या वेल जनजाति समुद्र में सबसे मजबूत जीवन रूप के रूप में शांतिपूर्ण जीवन नहीं चाहती है? केल को वितिरा का नजरिया बदलते हुए दिख रहा था। वह धीरे धीरे अनुरोध की स्थिति से सौदा करने की स्थिति में बदल रही थी। आप सही कह रहे हैं युवा मास्टर केल। वेल शांति चाहते थे। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि वे मजबूत थे। उपन्यास में वेल जनजाति ने जलपरियों से लड़ने के लिए कुछ भी और सब कुछ किया। मैं वितिरा, वेल प्रमुख के उत्तराधिकारी के रूप में आपकी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। वितिरा देख सकती थी कि अपनी पहचान बताने के बाद भी केल अभी भी शांत था। आप उत्तराधिकारी थे, बढ़िया। हम बिना देरी के अपना सौदा अंतिम रूप दे सकते हैं। वो बस इस बात से खुश था कि वे उसी समय और वही सौदा पूरा कर सकते थे। उसने पूछते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या अब मुझे आपसे औपचारिक रूप से बात करनी चाहिए? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है युवा मास्टर केल। मुझे अपनी पहचान छुपानी है। केवल मुझे ही इसके बारे में पता होना चाहिए। सही। केल ने वितिरा से हाथ मिलाया। बस इतना ही काफी था। वेल भाई बहनों के चले जाने के बाद केल सोफे पर बैठ गया। फिर उसने छत की तरफ देखा और बोलना शुरू कर दिया। अरु तुम। ब्लैक ड्रैगन प्रकट हुआ और अनिच्छा से जवाब दिया। मुझे आप मत कहो। तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ? केल ने काले ड्रैगन को सोफे के दूसरी ओर उतरते देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। तुम इसका पता लगाओ मानव। क्या आपको पहले मुझे मानव के बजाय केल कहना शुरू नहीं करना चाहिए? केल ने जिज्ञासा से ब्लैक ड्रैगन को देखा, जबकि वह खर्राटे ले रहा था और केल के सवाल का जवाब देने से बच रहा था। हालांकि उसने फिर भी वही कहा जो वह ड्रैगन को बताने की योजना बना रहा था। क्या तुम्हें अपना घर नहीं चाहिए? केल इस बारे में काफी समय से सोच रहा था। अगर वह इस ब्लैक ड्रैगन के साथ रहने वाला था तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इस दुनिया के सबसे महान जीव को एक उपयुक्त घर दिया जाए? एक घर। ड्रैगन के पंख फड़फड़ाने लगे। आमतौर पर ड्रैगन में आजादी की तीव्र इच्छा होती है। हालांकि यह थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन वह इच्छा अभी भी होनी चाहिए। ड्रैगन के सवाल पर केल ने सहजता से अपना सिर हिलाया। हालांकि ब्लैक ड्रैगन की प्रतिक्रिया अजीब थी। क्या तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? ब्लैक ड्रैगन के पंख हिल रहे थे और इलाके में मान बेकाबू होने लगा था। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। केल ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। मम, ये तो एक विला जैसा है। उद्धरण चिन्ह ... विला, हाँ, ऐसी जगह जहां तुम, मैं, ऑन, हांग और वॉल्स जाएंगे और मौज मस्ती करेंगे।
बेशक इस मस्तीक में अंधेरे के जंगल में राक्षसों को खत्म करना भी शामिल होगा। ब्लैक ड्रैगन ने अपने पंख हिलाना बंद कर दिया और आराम से सोफे पर लेट गया और जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, मैं विला का स्थान चुनूंगा। ब्लैक ड्रैगन की आंखें जो नींद में धीरे धीरे झपक रही थी अचानक तेज हो गईं जब उसने केल की ओर देखा। बदले में तुम मेरे लिए मेरा नाम चुनोगे। तुम्हारे पास ये तय करने के लिए 1 महीना है। ब्लैक ड्रैगन ने केल के चेहरे पर उभरी हैरानी भरी नजर की परवाह नहीं की और झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्लैक ड्रैगन के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। कुछ हंसी सुनने के बाद केल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ऑन और होन ने तुरंत हंसी बंद कर दी, ऐसा अभिनय किया जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, और केल से एक सवाल पूछा, हम घर कब जा रहे हैं? मुझे मछली पसंद है लेकिन मुझे समुद्र पसंद नहीं है। केल ने बिल्ली के बच्चों को उत्तर दिया। जल्द ही 2 दिन बाद कैले अमीरू और अन्य लोगों के साथ गाड़ी में चढ़ गया और उसे बाहर निकाला। गाड़ी की गति बढ़ने लगी और कैले ने बोलना शुरू करते हुए गाड़ी के पर्दे बंद कर दिए। अब आप इसे बंद कर सकते हैं। वेल भाई बहन अदृश्यता जादू डिवाइस को बंद करने के बाद प्रकट हुए। ब्लैक ड्रैगन ने भी खुद को प्रकट किया। ब्लैक ड्रैगन को देखकर पासेटन सिहर उठा और विटिरा की पुतलियां चौड़ी हो गईं। ब्लैक ड्रैगन ने अपना सिर केल के पैर पर रख दिया और वेल भाई बहनों की ओर खाली नजरों से देखने लगा। आप कहां देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उस समय मन का वह उतार चढ़ाव, वह तुम थे। ब्लैक ड्रैगन और विटिरा एक दूसरे को घूर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे की ताकत पहचान रहे थे। वे ये भी देखना चाहते थे कि दूसरा वास्तव में कितना मजबूत है। उस पल में पैट केल का हाथ ब्लैक ड्रैगन के सिर पर पड़ा। चलो चुपचाप घर चले, केल ने शांति से कहा और ब्लैक ड्रैगन चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो गया। गाड़ी तुरंत शांत हो गई। कुछ दिनों बाद केल हेनिट्यूज क्षेत्र में रेन सिटी में वापस आया और तुरंत ही उसकी भौहें तनने लगी। युवा मास्टर कैलेनिम, ओह, राजधानी से सूचना यहाँ कैसे पहुंची? केल अपने और अपने समूह के लिए जयकार कर रहे लोगों को जटिल भाव से देख रहा था। क्या वे भूल गए कि वह कितना बेकार था? बेशक अभी भी ऐसे लोग थे जो उसकी गाड़ी को देखते ही या तो डर जाते थे या भाग जाते थे। हालांकि अब कैले के साथ एक नया शीर्षक जुड़ गया, युवा मास्टर सिल्वर लाइट, युवा मास्टर शील्ड निम शील्ड। केल फिर से भौचक्का हो गया। वह जानना चाहता था कि क्या उसके लिए उन घटिया उपनामों से बचने का कोई तरीका है। तभी उपकप्तान उसकी नजरों के सामने आ गया। उपकप्तान, जो गाड़ी की सुरक्षा में घोड़े पर सवार था, गर्व से अपनी छाती फुला रहा था और जैसे ही उसने केल से नजरें मिलाई उसने बोलना शुरू कर दिया, युवा स्वामी, आपके वीरतापूर्ण कार्य फैल गए हैं। हाँ, उसने धीरे धीरे घोड़े को गाड़ी के पास ले आया और बोलना जारी रखा, मुझे लगता है कि यंग मास्टर सिल्वर लाइट का नाम बहुत बढ़िया है। मुझे जलन हो रही है यंग मास्टर। स्लैम। केल ने उपकप्तान के चेहरे पर गाड़ी की खिड़की जोर से बंद कर दी। केल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वेल भाई बहन उसे जिज्ञासा से देख रहे थे, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। उस समय ब्लैक ड्रैगन ने अपने पंजे से कैल के घुटने पर हल्के से थपथपाया। कैल ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। ब्लैक ड्रैगन ने कैल के चेहरे पर भाव देखा और सावधानी से पूछा, क्या हम घर पहुंच गए हैं? केल ने उदासीनता से उत्तर दिया, हाँ, हम घर पर हैं। हॉर्न ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए और ब्लैक ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। उस समय केल को बंद खिड़की से वाइस कैप्टन की आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ युवा मास्टर सिल्वर लाइट। केल उपकप्तान के साथ साथ किसी को भी उसकी जय जयकार करते हुए सुन सकता था। वह कमबख्त बदमाश। केल ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक वे हेनिट्यूज एस्टेट पर नहीं पहुंच गए। राजधानी के लिए रवाना हुआ कचरा एक पल के लिए घर लौट आया था। स्वाभाविक रूप से केल का परिवार ही उनका घर पर स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति था। स्विश स्वुश। केल के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाईं और दाईं ओर घुमाया गया। टैप टैप टैप। केल के कंधों, बाहों, चेहरे और दोनों हाथों की गहन जांच की गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान केल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लगता है कि आपको कोई गंभीर चोट नहीं है। काउंट डेरूथ ने काफी देर तक केल का निरीक्षण किया और फिर राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया। केल ने एक बेजान मुस्कान बिखेरी और अपनी उलझी हुई आस्तीन को ठीक किया। काउंट डेरूथ अभी भी शक्तिशाली था क्योंकि वह अभी हर सुबह अपनी तलवार से अभ्यास करता था। तुम्हारी हालत कैसी है? क्या तुम थक गए हो? मैं ठीक हूँ। जब काउंट डेरूथ का काम समाप्त हो गया तो काउंटेस वायलिन कैले के पास पहुंची। मैंने सुना है कि अब आपके साथ ज्यादा लोग हैं। वह वुल्फ बच्चों और वेल भाई बहनों के बारे में बात कर रही थी। ब्लैक ड्रैगन के जादू की बदौलत वेल भाई बहन अब बिल्कुल अलग दिख रहे थे। हाँ, किसी तरह यह उसी तरह खत्म हो गया। ठीक है। केल देख सकता था कि अभी दोषित वायलिन की आंखें ठंडी हो रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैंने सुना है कि वे अभी भी आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए हैं। मैंने भी यही सुना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। वायलिन की नजर काउंट डेरूथ पर गई, जिसने भी उसकी ओर देखा जब वे अपनी आंखों से संदेश का आदान प्रदान कर रहे थे। केल को आश्चर्य हुआ कि वे क्या संदेश दे रहे होंगे, लेकिन उसने उनकी मौन बातचीत के बारे में न जानने का नाटक किया। उनकी निगाहें ऐसी लग रही थी जैसे वे कुछ बड़ा करने जा रहे हों। काउंट डेरूथ ने धीरे से मुस्कुराना शुरू कर दिया क्योंकि वह केल से बात करने लगा था। राजधानी में हुई घटना और आपकी प्राचीन शक्ति के बारे में हम बाद में सुनेंगे, इसलिए अभी आप आराम करें। हाँ पिताजी। काउंट के कहने पर केल आखिरकार अपने कमरे में जा सका। हालांकि वहां और भी लोग थे जो उसे रोक रहे थे। वे उसके छोटे भाई बहन बेसन और लिली थे। क्यों निम, कैसा महसूस कर रही हो? हाँ ठीक है। केल ने अपने भाई बहनों से मुंह मोड़ लिया और डिप्टी बटलर हैंस को इशारा किया। हैंस तुरंत उनके पास पहुंचा। हियर यू गो। अच्छा। केल ने हंस से ली गई वस्तुएं बेसन और लिली को सौंप दी। तुम्हारे लिए फाउंटेन पेन और तुम्हारे लिए तलवार। केल को अभी भी वह सामान नहीं भूला था जो उसके भाई बहनों ने उसे लाने के लिए कहा था। उसने उन्हें उपहार दिए और मांगने से पहले उन्हें देखा। क्या गलत? बेसन का चेहरा कठोर हो गया था। मुझे यकीन है कि यह अराजक था। मुझे अभी भी अपना वादा निभाना था। बेसन ने केल की भावनाहीन प्रतिक्रिया सुनी और उसे घूरते हुए फाउंटेन पेन के डिब्बे को पकड़ लिया और बोलना शुरू कर दिया। मैं खूब मेहनत से पढ़ाई करूंगी। मैं इस क्षेत्र के प्रशासन और विकास के लिए काम करूंगी। अच्छा, आपको अगला काउंट बनना है, इसलिए आपके लिए प्रशासन का अध्ययन करना बहुत अच्छा होगा। केल की राय में यह एक बेहतरीन मानसिकता थी। केल मुस्कुराने लगे जबकि बेसन ने कुछ देर के लिए हिचकिचाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई।
मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो। बेसन ने उसके बाद कुछ और नहीं कहा। केल ने बेसन की ओर उत्सुकता से देखा और फिर अपनी सबसे छोटी बहन लिली हैनिट्यूज की ओर देखने लगा। इस 7 साल के बच्चे के चेहरे पर अजीब तरह की दृढ़ता दिख रही थी। अब क्या? सबसे बड़ा भाई लिली, मैं इतना मजबूत बन जाऊंगा कि हमारी नाइट ब्रिगेड का नेतृत्व कर सकूं और हमारे क्षेत्र की रक्षा कर सकूं। मैं सभी की रक्षा करूंगा। ओह, मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा। बेसन प्रशासन के साथ और लिली शूरवीरों के साथ। वे दोनों क्षेत्र को ठीक से चलाएंगे। ये कैले के लिए कितना बढ़िया होगा। कैले ने संतुष्ट भाव से लिली के सिर को सहलाया। तुम एक अद्भुत शूरवीर बनोगे। धन्यवाद, मैं ऐसा करूंगा कि किसी को चोट न पहुंचे। अच्छा अच्छा, केल ने उसका सिर सहलाना बंद कर दिया और चलना शुरू कर दिया। मुझे अब थोड़ा आराम करने जाना चाहिए। क्यों निम, कृपया आराम करो। ठीक होने के लिए आपको अच्छी तरह आराम करना होगा। केल ने दोनों बच्चों की तरफ हाथ हिलाया और अपने कमरे की ओर चला गया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक केल को जाते हुए देखते रहे। केल काफी समय के बाद पहली बार अपने कमरे में लौटा था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका कमरा काफी समय से खाली था। म्याऊं म्याऊं, बिस्तर पर इधर उधर लौट रहे दोनों बिल्ली के बच्चे बहुत उत्साहित लग रहे थे, लेकिन केल उन बिल्ली के बच्चों को अपनी आंखों में भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि उसके शयन कक्ष के बाहर कौन उसका इंतजार कर रहा था और वह भौचक्का हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम ही मेरी सेवा करोगे। ये शेफ बीकरऑक्स था। क्या वह दूसरे शेफ के रूप में अपनी ड्यूटी छोड़कर रॉन का काम करने की कोशिश कर रहा था? बीकरऑक्स ने केल की सवालिया निगाहों को अनदेखा किया और उसे एक पत्र थमा दिया। यह मेरे पिता का पत्र है। आह रॉन, उसने मुझे बताया कि यह एक रिपोर्ट थी। केल देख सकता था कि पत्र खुला नहीं था। हालांकि रॉन ने जाते समय हंस के जरिए पत्र भेजा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने बेटे के जरिए अपनी रिपोर्ट बनाने जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जी श्रीमान, मैंने इसे इस तरह से सेट किया है कि मैं और बाकी वुल्फ बच्चे रसोई और परोसने के काम में मदद करेंगे। बीकरॉक्स के कंधे हिल गए, लेकिन कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह जवाब देने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ। दूर जाते समय वह बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन बीकरॉक्स अब तक वुल्फ बच्चों के साथ अच्छा काम कर रहा था। क्लिक करें। केल ने शयन कक्ष का दरवाजा बंद किया और ब्लैक ड्रैगन तुरंत प्रकट हुआ। हमारा घर बहुत बढ़िया है। हमारा घर बहुत बहुत बढ़िया है। ब्लैक ड्रैगन उत्साह में ऑन और हॉर्न के साथ बिस्तर पर कूद गया। केल ने तीनों बच्चों की हरकतों पर हंसी उड़ाई, जिनकी औसत आयु केवल 7 वर्ष थी, और इत्मीनान से पत्र खोला। फिर उसने पत्र को लगभग गिरा दिया। मैं अभी भी जीवित हूँ। आप भी अभी भी जीवित हैं, न युवा स्वामी। रिपोर्ट में केवल एक पंक्ति थी। ऐसी डरावनी रिपोर्ट कैसे हो सकती है? हालांकि इससे केल को पता चल गया कि यह वास्तव में रॉन की ओर से भेजी गई थी। खैर, रॉन के जाने से पहले जिस लेखन और मोहर पर वे सहमत हुए थे, उससे भी ये पुष्टि हुई कि यह रॉन की ओर से ही थी। दस्तक दस्तक दस्तक। युवा स्वामी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? केल ने दस्तक के साथ हंस की आवाज भी सुनी। बिल्ली के बच्चे शांत हो गए, जबकि ब्लैक ड्रैगन तुरंत अदृश्य हो गया। प्रवेश करना। हंस बिल्ली के बच्चों के लिए नाश्ते से भरा अपना हाथ लेकर आया और बोलना शुरू किया। जादूगर ने कहा कि किसी भी समय आना ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। केल ने हंस को कमरे में छोड़ दिया और प्रशासनिक भवन की ओर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी जादूगर से मिलने। केल ने ब्लैक ड्रैगन की ओर अपना सिर थोड़ा हिलाया, जो ऑन और हॉर्न के साथ खेलने के बजाय उसके पीछे आ गया था। केल को यकीन था कि ड्रैगन को मैच शब्द में रुचि थी। युवा मास्टर नेम, आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। जैसे ही केल अंदर आया, वहां बहुत से लोगों ने उसका स्वागत किया। नमस्ते युवा मास्टर नेम। ओह, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने सुना है कि तुमने कुछ बड़ा किया है। तुम बहुत अद्भुत हो। जरूरी नहीं। केल को यह बात परेशान करने वाली लगी और उसने अपनी गति बढ़ा दी। अदृश्य ब्लैक ड्रैगन ने सभी को देखा और फिर अपने पंख फड़फड़ाने लगा और केल के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग केल का अभिवादन करने के लिए आते गए, ब्लैक ड्रैगन के कान और अधिक फड़कने लगे और उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। केल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उसने अपने गंतव्य के लिए दरवाजा खोला था। बेशक उसने दस्तक दी थी। युवा मास्टर नेम, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह मेरा सम्मान है। ये जादूगर क्षेत्र के जादुई वीडियो संचार के लिए जिम्मेदार था। वीडियो संचार आमतौर पर शुरुआती और मध्यवर्ती स्तर के बीच के किसी व्यक्ति द्वारा संभाला जाता था। क्या हम अभी संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें कहाँ से जोड़ूं? जादूगर ने वीडियो संचार उपकरण तैयार करते समय कैल को लगातार देखा। क्षेत्र वर्तमान में कैल हैनिट्यूज के बारे में कहानियों से भरा हुआ था। शायद यही कारण था, लेकिन जादूगर ये जानने के लिए उत्सुक था कि कैल घर पहुंचते ही किससे संपर्क करना चाहता है। केल को जादूगर की जिज्ञासा का पता नहीं था, इसलिए उसने लापरवाही से उत्तर दिया, महल। आह, महल महल। हाँ, केल ने थोड़ा और विवरण जोड़ा। मुझे महामहिम युवराज से मिलाओ। केल ने झिझकते जादूगर को देखा और हल्के से भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्या ये संभव नहीं है? तो क्या मैं सिर्फ एक वॉइस मैसेज छोड़ सकता हूँ? अरे नहीं, ये संभव है। बेशक ये संभव है। चूंकि महल को बहुत सारे वीडियो संदेश प्राप्त हुए थे, इसलिए वीडियो या ध्वनि संदेश छोड़ना संभव था, क्योंकि अनुरोधों की अत्यधिक संख्या के कारण महल के लिए सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं था। ये दुनिया काफी आरामदायक है, सिवाय इसके कि आपको हर बार कुछ न कुछ करने के लिए जादूगरों की जरूरत पड़ती है। जादूगर घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने यंत्र को महल में स्थापित किया और केल को इसकी सूचना दी। ऐसा लगता है कि अभी संपर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन आप महामहिम के लिए एक ध्वनि संदेश छोड़ने में सक्षम होंगे। केल को आमने सामने बात करना पसंद था, लेकिन यह वास्तव में जरूरी नहीं था। केल ने अपना सिर हिलाया और जादूगर ने कमरे से बाहर जाने से पहले डिवाइस चालू कर दी। एक बार जब केल को यकीन हो गया कि जादूगर कमरे से बाहर जा चुका है, तो उसने डिवाइस की ओर बात करना शुरू कर दिया। महाराज, ये कैल हैनिट्यूज है। वह हमेशा की तरह सीधे मुद्दे पर आ गए। मैं विपर किंगडम का मैजिक टॉवर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। स्वर्ण पट्टिका का पहला उपयोग। केल ने कल्पना की कि जब राजकुमार ने ये संदेश सुना तो उसके चेहरे पर क्या भाव थे। केल ये भी जानता था कि अल्बेरू के पास स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्बेरू भले ही घबराया हुआ और परेशान दिखे, लेकिन उसे वास्तव में वह पसंद आएगा जो केल कर रहा था। वह उत्सुक भी होगा। यही कारण था कि केल ने एक और वाक्य जोड़ा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक हफ्ते तक वीडियो या वॉइस संचार के जरिए संवाद नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ समय के लिए कहीं जाना है। मैं आपको पहले से बता देना चाहता था। फिर केल ने वह बटन दबाया जिसे जादूगर ने उसे काम पूरा होने के बाद दबाने को कहा था। डिवाइस पर एक नीली रोशनी दिखाई दी जो ये संकेत देती थी कि वॉइस मैसेज छोड़ा गया है। फिर उसने जादूगर को वापस बुलाया और जादूगर ने बोलना शुरू करने से पहले प्रकाश की ओर देखा। ऐसा लगता है कि संदेश ठीक से छोड़ा गया था। अच्छा, जादूगर ने केल के चेहरे पर मुस्कान देखी और बोलने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही खुशी भरा संदेश छोड़ा है। खैर, मुझे ऐसा लगता है क्राउन प्रिंस को शायद कल संदेश मिल जाएगा। केल मुस्कुरा रहा था कि क्राउन प्रिंस उसके लौटने के लिए एक हफ्ते तक इंतजार करेगा। योजक चिन्ह ... मुझे युवराज के लिए बुरा लग रहा है। ब्लैक ड्रैगन को अचानक क्राउन प्रिंस के लिए बुरा लगने लगा। केल ने टिप्पणी को नजरअंदाज किया और काउंट डेरूथ की तलाश में एस्टेट की ओर जाने से पहले संचार कक्ष से बाहर निकल गया। वह यहाँ रहते हुए एक बार में सब कुछ संभालना चाहता था। तारांकन, आप हैरिस विलेज जाना चाहते हैं? हाँ, काउंट डेरूथ के सवाल पर केल ने सिर हिलाया। उसने अपने पिता को प्राचीन शक्ति और हैरिस गांव दोनों के बारे में बताया था। हालांकि काउंट डेरूथ का ध्यान हैरिस गांव पर था। डेरूथ ने अपने बेटे की ओर देखने से पहले केल के हाथों में हैरिस विलेज इंसिडेंट रिपोर्ट को देखा। केल की निगाहें गंभीर लग रही थी। वह वाकई यही चाहता था। हैरिस गांव जांच दल से रिपोर्ट सुनने के बाद काउंट डेरूथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था तो उन्हें गुस्सा और दुख महसूस हुआ। गांव वास्तव में पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और अपराधियों का कोई पता नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से सहयोग मांगा था। साथ ही सूचना गिल्ड से भी संपर्क किया था ताकि वे किसी भी सूचना के लिए अपने कान खुले रखें। उद्धरण चिन्ह ... क्या इसलिए कि आप चोई हान नाम के उस युवक के बारे में चिंतित हैं? काउंट डेरूथ को हैरिस विलेज में लड़ाई के संकेत मिले थे। इससे उन्हें चोई हान की ताकत का अंदाजा लगाने में मदद मिली। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसका बेटा, जिसने चोई हान के साथ लंबा समय बिताया था, उसकी ताकत के बारे में न जानता हो। मुझे लगता है आप इसे ऐसा कह सकते हैं। केल ने डेरूथ की बात पर सिर हिलाया। वैसे भी वह यही एकमात्र बहाना दे सकता था। वह ये नहीं कह सकता था कि वह वुल्फ बच्चों के बेसिक परिवर्तन और जंगली प्रवृत्ति प्रशिक्षण के लिए वहां जाना चाहता था। वह ये नहीं कह सकता था कि यह ब्लैक ड्रैगन के विकास के लिए था। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह वेल जनजाति के जलपरियों के खिलाफ युद्ध का समाधान खोजने के लिए अंधेरे के जंगल में जा रहा था। केल ने आगे बोलना जारी रखा क्योंकि वह देख सकता था कि काउंट डेरूथ विचार कर रहा था। जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके अलावा मुझे राक्षसों के बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अभी सर्दी नहीं है, ये सच है। अंधेरे के जंगल के राक्षस। हैरिस गांव और अंधेरे के जंगल के बीच एक बड़ी मानव निर्मित पत्थर की दीवार थी। यह इन राक्षसों से बचाने के लिए थी। पिछले 150 वर्षों में कोई राक्षस हमला नहीं हुआ है। शायद लोग डरे हुए थे क्योंकि ऐसी कई कहानियां हैं कि अगर आप अंधेरे के जंगल में जाते हैं तो आप मर जाएंगे, लेकिन वास्तव में किसी राक्षस का प्रकट होना बहुत दुर्लभ था। समस्या ये थी कि जो भी राक्षस वास्तव में बाहर आए वे अत्यंत शक्तिशाली उत्परिवर्ती राक्षस थे। काउंट को यह तथ्य अजीब लगा कि 150 वर्षों में कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ है और इसलिए उसने कई जांच दल भेजे, लेकिन वे अंधेरे के जंगल में वास्तव में प्रवेश किए बिना केवल इधर उधर घूम सकते थे। अंततः काउंट डेरूथ ने बोलना शुरू किया। हैरिस गांव में अभी भी सैनिक हैं, इसलिए ये सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना मन बना लिया है और बोलना जारी रखा है। आपको उन लोगों का ख्याल रखना होगा जिन्हें आपने अपने यहाँ रखा है। केल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह एक अविश्वसनीय गलतफहमी थी। चोई हान मेरा अधीनस्थ नहीं है। क्या चोई हान को अपना अधीनस्थ बनाना चाहिए? केल ऐसा कभी नहीं करेगा। डेरूथ ने सिर हिलाने से पहले अपने बेटे की ओर मुस्कुराया। जरूर, जो भी तुम कहो। अब तुम बड़े हो गए हो। बिल्कुल, मैं 18 साल का हूँ। तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। केल ने अपने पिता को प्रणाम किया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ा। उसे अपने पीछे काउंट डेरूथ की आवाज सुनाई दी। केल, डेरूथ ने बोलना जारी रखा जबकि केल पीछे मुड़ा। सुनहरा कछुआ हमेशा से हमारा पारिवारिक प्रतीक नहीं रहा है। हम योद्धाओं का परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार और बाकी सभी चीजों की रक्षा करने की शपथ ली है। उन दोनों ने एक दूसरे से आंख मिलाई। हम अपने मजबूत कवच से हर चीज की रक्षा करते हैं। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात खुद की रक्षा करना है। इसीलिए हम कछुए हैं। एक कछुआ जो अपने मजबूत खोल से खुद की रक्षा करता है। काउंट डेरूथ, जो दूसरों के बीच हर पहलू में औसत दर्जे का माना जाता था, ने अपने बेटे को एक बार फिर याद दिलाया। इसलिए आपको हमेशा खुद को पहले रखना याद रखना चाहिए। फिर वह धीरे से मुस्कुराए और आगे बोले, तुमने जो प्राचीन शक्ति अर्जित की है वह बहुत अच्छी है। केल ने काउंट डेरूथ की तरह ही मुस्कुराते हुए मजाक में उत्तर दिया। है ना, यह एक बहुत बढ़िया शक्ति है। ओह, और मैं हमेशा अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखता हूँ। अच्छा, तब तो मैं खुश हूँ। केल ने देखा कि डेरूथ ने अपना सिर हिलाया और कार्यालय से बाहर जाने से पहले डेस्क पर रखी रिपोर्ट को देखा। जैसे ही वे बाहर निकले, ब्लैक ड्रैगन ने उनसे एक सवाल पूछा। आप दोनों एक परिवार हैं, है ना? केल ने इस प्रश्न पर अपना सिर हिलाया। अगले दिन केल गाड़ी पर चढ़ गया और वेल भाई बहनों से बात करने लगा। मेरे नए गार्डों के लिए यह बुरा नहीं है। विटिरा अपने हाथ में चाबुक लिए हुए थी और पासेटन अपने हाथ में तलवार लिए हुए। दोनों ने केल की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वे अभी भी ब्लैक ड्रैगन के जादू के प्रभाव में थे। केल ने हैरिस विलेज की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अधिक सटीक रूप से कहें तो अंधेरे के जंगल की ओर। केल गाड़ी से उतर गया जब वे हैरिस गांव पहुंचे, जो अंधेरे के जंगल के सबसे करीब का गांव था। वहां पहुंचने के बाद उसके विचार सरल थे। ये काला है। 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन हैरिस विलेज अभी भी अंधेरा था। केल ने अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि जमीन पर अभी भी काली राख जमी हुई थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और उपकप्तान की कड़वी आवाज सुनी। सब कुछ जल गया। केल ने पलटकर उपकप्तान हिल्समैन की ओर देखा। उन्होंने कहा कि कब्रें कहाँ हैं? मैं जाकर पता लगाऊंगा। काफी समय हो गया था जब केल ने उपकप्तान हिल्समैन को इतना शांत देखा था, लेकिन ये हिल्समैन की गलती नहीं थी। एक बड़ी पत्थर की दीवार। हैरिस गांव, उस दीवार के बाहर स्थित गांव जो अंधेरे के जंगल की ओर जाता था, अब नहीं रहा। जो कुछ बचा था वह घरों के ढहते हुए खंडहर और काली राख थी, जो इस बात के संकेत थे कि इस स्थान पर कभी कुछ मौजूद था।
मुझे यहाँ आग की तीव्र अनुभूति हो रही है। क्या आप ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं? आखिरकार मैं समुद्र की एक जनजाति से हूँ। वितिरा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन फिर वह भावुक हो गई। हालांकि केल के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह वुल्फ बच्चों की ओर बढ़ गया जो गाड़ी से उतरने में असमर्थ लग रहे थे। मैस, युवा मास्टर निम, सबसे बड़े वुल्फ मैस अपने सामने गांव के अवशेष देखकर अकड़ गए। केल को पूरा यकीन था कि वे अभी अपने गृहनगर के बारे में सोच रहे थे। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम सबको यहाँ क्यों लाया हूँ? मैस केल के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। केल ने उसे यह नहीं बताया था कि वह उन सभी को यहाँ क्यों लाया है। यह इतना छोटा समूह था कि डिप्टी बटलर हैंस और बीक्रोक्स भी यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्हें शामिल किया गया था। मेस ने अनिश्चितता के साथ केल की ओर देखा। लॉक ने उन्हें जिस युवा मास्टर की सेवा करने के लिए कहा था, उसने अपनी बाहें क्रॉस करके बोलना शुरू कर दिया। बहुत सारा पैसा मेरे हाथ में आने वाला है। माफ करें, पैसों के बारे में अचानक हुई बातचीत ने मेस और वुल्फ बच्चों को उलझन में डाल दिया। केल बिना किसी परवाह के बोलता रहा, मैजिक टॉवर और जंगल की रानी, इन दो बातचीत के बाद उसके पास ढेर सारा पैसा होगा। वह अपने क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण समुद्री मार्ग के अधिकार भी लाने वाला था, और मैं उस पैसे में से कुछ का उपयोग इस गांव के पुनर्निर्माण के लिए करने की योजना बना रहा हूँ। गांव शब्द ने बच्चों का ध्यान आकर्षित किया। मैं यहाँ एक विला बनाने की भी योजना बना रहा हूँ जहाँ आप, मैं और बाकी ग्रुप एक साथ खेल सकेंगे। उद्धरण चिन्ह ... मैंने सुना है कि अंधेरे का जंगल खतरनाक है। सच में? केल ने मेज से पूछा और चारों ओर देखा। ऑन और होन गाड़ी से उतर रहे थे और ब्लैक ड्रैगन शायद कहीं उड़ रहा था। वेल भाई बहन एक कुएं के पास पहुंच रहे थे जो राख से ढका हुआ था। क्या जब तुम बड़े हो जाओगे तो वे तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे? ये सीधा सवाल वुल्फ बच्चों के कानों तक पहुंचा। मैंने लॉक से वादा किया था कि मैं तुम सबकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे लिए भेड़ियों की तरह रहने की जगह भी मुहैया करानी होगी। जैसे ही केल के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी जो ये कह रही थी कि यह सब करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी। जैसे ही काली राख हवा के साथ उड़ गई, केल की आवाज ने एक बार फिर उस खाली जगह को भर दिया। मैं तुम्हारे लिए वह जगह बनाऊंगा। लॉक के वापस आने से पहले मैं तुम्हें बढ़ने और महान भेड़ियों के रूप में विकसित होने में मदद करूंगा। केल ने मैस और वुल्फ बच्चों की ओर देखा और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। कोई जवाब नहीं। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। केल बच्चों के जवाब से संतुष्ट नहीं था और वहां से जाने लगा। मेस ने केल की ओर देखा जो दीवार की ओर जा रहा था, फिर पलटा। उसके छोटे भाई बहन सभी उसकी ओर देख रहे थे। मैस ने बोलना शुरू किया, उद्धरण चिन्ह ... आइए हम सब मजबूत बने। फिर मैस ने गांव के चारों ओर देखा। वह सोच रहा था कि कैसे ये काला गांव एक दिन उसके मन में उसके गृहनगर जैसा गर्म स्थान बन जाएगा। मैस को महसूस हो रहा था कि उसके भाई बहन भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे, भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सभी भेड़िए थे। केल को वॉल्स के दृढ़ निश्चय के बारे में पता नहीं था क्योंकि उसने स्टोन वॉल पर टैप किया था। ये काफी मोटा है। केल ने अपना सिर घुमाया और दीवार पर लगे एकमात्र गेट को देखा। ये पत्थर का गेट अंधेरे के जंगल में जाने का एकमात्र रास्ता था। बेशक चोई हान ने जब पहली बार हैरिस गांव में प्रवेश किया था तो उसने इस गेट का इस्तेमाल नहीं किया था। वह अंदर जाने के लिए लगभग 10 मीटर ऊंची दीवार को कूद गया था। क्या अंधेरे का जंगल इस दीवार के पार है? सही। केल ने वितिरा की तरफ देखा जो उसके पास आई थी। उसके नीले बाल और पुतलियां दोनों ही जादू से भूरे रंग में रंगी हुई थी और उसका चेहरा भी जादुई तरीके से एक औसत चेहरे में बदल गया था। हालांकि उसकी आवाज अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी। मैं दीवार के पार नहीं देख सकता, लेकिन ये बहुत अनोखी होनी चाहिए क्योंकि यह निश्चित क्षेत्रों में से एक है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या दीवार मजबूत है। वितिरा मुस्कुराए और उसने अपनी तर्जनी उंगली से दीवार पर हल्के से दबाव डाला। हालांकि वह उंगली सीधे दीवार में जा धंसी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ। वितिरा अजीब तरह से हंसने लगी। वेल वास्तव में एक डरावनी प्रजाति है। केल ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा और मुंह फेर लिया। लंबे बालों वाले ये दोनों भाई बहन अभी भी जमीन पर अपनी ताकत को नियंत्रित करने के आदी नहीं थे। केल ने जल्दी से विषय बदल दिया। ये समान है। हम क्या है? दीवार के पार? तुमने कहा था कि यह शायद अनोखा दिखता है। वितिरा ने हल्की सी सांस ली और केल ने अपने कंधे उचका दिए। वह दीवार से दूर हो गया और बोलना जारी रखा। अंधकार का जंगल किसी भी अन्य जंगल की तरह एक सामान्य जंगल है। केल ने देखा कि वितिरा तेजी से उसके पास आ गई थी और उसी गति से चल रही थी, इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन इसके अंदर की बात अलग है। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अंधेरे के जंगल में अक्सर उत्परिवर्तित पौधे और राक्षस होते थे। उत्परिवर्तित राक्षसों को अलग अलग पहचानना आसान था क्योंकि वे अलग दिखते थे, लेकिन पौधों के लिए यह अधिक कठिन था। हालांकि वे समान दिख सकते हैं, लेकिन उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी का उत्परिवर्तित संस्करण जहरीला हो सकता है। और ऐसे राक्षस भी हैं जो आमतौर पर पूर्वी महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। यही कारण था कि यह निश्चित क्षेत्रों में से एक था। यह इस महाद्वीप पर एकमात्र स्थान था जहां उन्हें पूर्वी महाद्वीप के निशान मिल सकते थे। युवा मास्टर निम। केल ने वाइस कैप्टन हिल्समैन की ओर सिर हिलाया, जिन्होंने उसे आवाज दी थी, और फिर वितिरा से बात करने के लिए पीछे मुड़ा। कृपया बच्चों का ध्यान रखें। बेशक यहाँ बहुत सारे युवा 20 लोग हैं। वितिरा ने चुपचाप केल को देखा जो उसकी बात सुनकर नाराजगी से आहें भर रहा था। फिर केल पलटा और हिल्समैन की ओर चल पड़ा। चल दर जी श्रीमान। जब वे एक निश्चित स्थान की ओर जा रहे थे तो केल के साथ केवल हिल्समैन ही थी। ये रहा, यहाँ कई कब्रें थीं। यहीं पर चोई हान ने हैरिस गांव के सभी ग्रामीणों को दफनाया था। हिल्समैन कैल से दूर चले गए और सैनिकों के साथ खड़े होकर कैल की ओर देखने लगे। ये तथ्य कि कैल हेनिट्यूज इस गांव में आए थे आश्चर्यजनक था, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने गाड़ी से उतरते ही कब्रों की तलाश की उससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। उपकप्तान कैल को कुछ समय अकेले में बिताने के लिए दूर चले गए थे। बेशक कैल को उपकप्तान की हरकत का एहसास भी नहीं हुआ और वह बस खुद से ही बातें करने लगा। उद्धरण चिन्ह ... ये तथ्य कि वह पागल नहीं हुआ आश्चर्यजनक है। ये तथ्य आश्चर्यजनक है कि इस घटना के बाद भी चोई हान का मानसिक संतुलन बरकरार रहा। ऐसा लगता है कि चोई हान ने इन कब्रों को बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन वे ज्यादातर सिर्फ मिट्टी से बनी थी। इसके अलावा उनके पास कोई कब्र के पत्थर नहीं थे, बल्कि उनके नाम सिर्फ सपाट चट्टानों पर लिखे हुए थे। कैले ने कब्रों की संख्या गिन ली। चोई हान ने सभी शवों को व्यक्तिगत रूप से कब्रों के नीचे दफना दिया था।
केल के मन में अक्सर एक दिलचस्प विचार आता था। हैरिस गांव के ग्रामीणों की मौत का कारण जो उपन्यास में रहस्य बना हुआ था। उपन्यास में ऐसा लगता था कि यह मुख्य चरित्र के विकास के लिए किया गया था, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ है। उसे लगता रहा कि आजकल कहानी में कुछ और भी है। कारण सरल था, अंधकार का जंगल, जलपरियां और हैरिस गांव का विनाश। इन 3 चीजों ने केल को एक परिदृश्य दिया। हालांकि यह एक ऐसी समस्या थी जिसे वह लॉक को चोईहान के साथ साझा करने के लिए कहता था, या अगर चोईहान लॉक के साथ वापस आ जाता तो वह इसे खुद चोईहान को सौंप देता। हैरिस विलेज केल की समस्या नहीं थी, बल्कि चोईहान की समस्या थी। हिल्समैन, हाँ, युवा स्वामी। इसलिए केल ने वही किया जो उसे हैनिट्यूस परिवार के सदस्य के रूप में करना आवश्यक था। उनसे कहो कि भविष्य में उन्हें उचित कब्रें दी जाएं। ये बहुत घटिया है। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। केल ने हिल्समैन के कंधे पर थपथपाया, जिसने सामान्य से ज्यादा जोश से जवाब दिया। फिर सैनिकों की ओर देखा। सैनिक धीरे धीरे पीछे हट गए और केल ने अपना हाथ हिल्समैन के कंधे पर रखा और फुसफुसाया, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हिल्समैन के चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आई जब उसे याद आया कि 2 रात पहले क्या हुआ था। वे बाहर डेरा डाले हुए थे जब केल ने उसे अपने टेंट में बुलाया। मैं अंधकार के जंगल में जा रहा हूँ। क्या कोई व्यक्ति इतनी खतरनाक जगह पर क्यों जाएगा? अपराधी वहां नहीं होंगे। क्या आपको चोईहान के लिए इतना कुछ करना है? हिल्समैन जब बात कर रहा था तभी छोटा सा ब्लैक ड्रैगन दिखाई दिया। जब ऐसा हुआ तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन यह अंत नहीं था। म्याऊ। बिल्ली के बच्चे इंसानों में बदलने से पहले म्याऊ म्याऊ करते थे। वे जानवर लोग थे। इसके अलावा वाइस कैप्टन को अपने जीवन में पहली बार ठंड का एहसास हुआ जब उसने देखा कि महिला ने एक लंबा पानी का कोड़ा निकाला और आदमी ने एक तलवार पकड़ी हुई थी जिसके अंत में एक भंवर था। चिंता मत करो, इन सभी शक्तिशाली राक्षसों के केंद्र में केल था, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये तथ्य कि केल उनके आसपास इतना सामान्य लग रहा था, हिल्समैन को और भी हैरान कर गया। हिल्समैन ने पिछले 2 दिनों में अपना मन बना लिया था। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति था जिसका एकमात्र लक्ष्य कप्तान बनना था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। हाँ, मैं समझ गया, युवा मास्टर निम। अच्छा, केल ने हिल्समैन से कोई और समस्या बताए बिना ही मुंह फेर लिया। हिल्समैन केल के ठीक पीछे चले गए, जिन्होंने बोलना जारी रखा। मुझे आप पर विश्वास है। इससे हिल्समैन की मुठ्ठियां भींच गईं। उसने सोचा था कि अगर वह हैनिट्यूज नाइट्स ब्रिगेड में कैप्टन के पद पर पहुंच जाए तो ये काफी होगा। हालांकि पिछले 2 दिनों में उसकी मानसिकता बदल गई थी। उसने अपने विचार केल के साथ साझा किए। युवा मास्टर निम, मैं और मजबूत हो जाऊंगा। आप जो चाहे करें। केल ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसे केवल इस बात से राहत महसूस हुई कि ऐसा लग रहा था कि हिल्समैन सिरदर्द का ख्याल रखेगा। यही कारण था कि आधी रात को केल जिस जगह पर खड़ा था वहां कोई गार्ड नहीं था। उप कप्तान ने गश्ती क्षेत्र बदल दिया था। केल ने पत्थर की दीवार के सामने खड़े होकर अपने जादुई थैले को छुआ और बोलना शुरू कर दिया। अंधकार के जंगल में 2 दलदल हैं। इस बड़े जंगल में सिर्फ 2 दलदल थे। केल ने पासेटन से नजरें मिलाने के बाद इत्मीनान से बोलना जारी रखा। एक वह जगह है जहां राक्षस रहते हैं और दूसरी वह जगह है जहां कुछ भी नहीं रह सकता। फिर उन्होंने पासेटन से पूछा, पेसेटन, तुमने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जलपरियों का जहर और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वह कौन सी होगी? पासेटन ने घबराते हुए उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां कुछ भी नहीं रह सकता। सही है, बहुत संभावना है कि यह वही होगा, इसलिए हम सबसे पहले वहीं जाएंगे। अगर पहला वाला सही नहीं था तो वे राक्षसों वाले की ओर जा सकते थे। ये वास्तव में स्थान के हिसाब से भी आसान था। उस समय विटीरा, जो चुपचाप वहां खड़ी थी, चिंता से केल की तरफ देखने लगी। फिर वह थोड़ी देर के लिए झिझकी और फिर आखिरकार सवाल पूछा, क्या ये बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगा? और होन केल के पार्श्व में लटक रहे थे। युवा मास्टर केल, आपने कहा कि अंधेरे का जंगल खतरनाक है, और अगर ये दलदल है जहां कुछ भी नहीं रह सकता तो इसका मतलब है कि या तो हर जगह जहर है या दलदल खुद खतरनाक है। वितेरा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ जब वह बोलती रही। कैट ट्राइब की सिल्वर बिल्ली के बच्चे और उनकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। ऐसी खतरनाक जगह हमारी खासियत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कैट ट्राइब सतर्क और खोज में प्रतिभाशाली थी। विटेरा ने केल की ओर देखा क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि केल मुस्कुरा रहा था और कैट ट्राइब का दूसरा बच्चा, लाल बिल्ली का बच्चा, भी मुस्कुरा रहा था। उन दोनों की मुस्कुराहटें खलनायक जैसी लग रही थी। होन बहुत उत्साहित लग रहा था जब उसने बोलना शुरू किया, आज मैं और मजबूत हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब जहरीले कोहरे को सुधारने का समय आ गया है। बच्चों के लिए एक सुरक्षित मुलाकात, जो मजबूत बनना चाहते थे, और केल, जो सुरक्षा और शांति चाहता था, आ गया था। केल ने विटीरा से बात करना शुरू किया। यह एक महान अवसर है। यदि वे भाग्यशाली रहे तो यहाँ इतना जहरीला कोहरा तैयार हो सकता है कि वे जनजाति को भी प्रभावित कर सके।